अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की फसल में बालियां बनते समय किए जाने वाले जरूरी कार्य, मिंडी की अच्छी पैदावार के लिए किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन, अधिक बाजार भाव प्राप्त करने हेतु हल्दी की खुदाई और प्रोसेसिंग पर जानकारी, प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई समय से की थी, उनकी फसल में इस समय बालियां बनने लगी हैं और फसल की इस अवस्था पर कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जिससे आगे चल करके अधिक उपज की प्राप्ति हो सके। तो किसान भाई फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को आप करें, इस विषय पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बरेली के डॉक्टर SP सिंह। किसान साथियों, देखिए इस समय रबी की जो मुख्य फसल है वो गेहूं है और गेहूं की जो इस समय स्टेज है वो बहुत ही नाजुक स्थिति में है, क्योंकि जो समय से बोए हुए गेहूं हैं उनमें दूधिया अवस्था और दाने भरने की स्थिति चल रही है, और जो विलम्ब से बोए हुए गेहूं हैं उनमें वाली निकलना या वाली निकलने से प्रारंभिक की अवस्था है। और ऐसी स्थिति में जब गेहूं की फसल होती है, साथ ही साथ जब मौसम में तापक्रम की अधिकता होती है, तो बहुत सारी बीमारियां और कीड़े का प्रकोप गेहूं की फसल में होता है। इसके साथ ही साथ नमी जो है बराबर खेतों से उड़ती चली जाती है। साथ ही साथ फसल की पत्तियों से, पेड़ पौधों से भी ज़्यादातर इवेपोरेशन होता है और इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है और जड़ क्षेत्र में जो है नमी कम हो जाती है। इससे भी किसान भाइयों की पैदावार पर बड़ा फर्क पड़ता है। इसमें किसान साथियों आपको चाहिए कि कम से कम तीसरे दिन खेतों की निगरानी करते रहें। ऐसे में ये देख लें कहीं आपकी गेहूं की फसल पे काले रंग का माहू तो नहीं लग रहा है। और इस माहू की विशेषता ये है कि जब ये अपनी जगह पर रस चूसने के बाद उड़ जाता है तो वहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ देता है, और जो कि एक सप्ताह के अंदर काले रंग की फफूंदी में बदल जाता है और वहाँ से पूरे के पूरे क्लोरोफिल जो हरा रंग है पत्तियों का उसको नष्ट कर देता है, और उससे जो पैदावार है वो 25 से 50% तक का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई निगरानी करते रहें, और अगर इस तरह की स्थिति है तो किसान भाई 1% इमिडोक्लोप्रिड 17.8 SL का घोल बनाकर कम से कम 150 लीटर घोल को 1 एकड़ जो गेहूं की फसल है उस पर तत्काल स्प्रे कर दें। साथ ही साथ ये भी देख लें कि माहू के साथ कभी कभी पीला रतुआ रोग या अन्य कोई बीमारी, झुलसा रोग तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है कि येलो रस्ट है और सफ़ेद कपड़ों पर, कागज़ पर, या आप जब खेत में घुसते हैं तो पीली पत्तियों का पीला चूर्ण आपके कपड़ों पर लग रहा है और पीला रंग छोड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो घोल आपने बनाया है उसके साथ इंडोफिल M45 की 400 ग्राम मात्रा को भी घोल दें 1 एकड़ में, तो उससे आपकी जो फसल है उससे ये जो बीमारी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ किसान भाई देख लें कि इसमें अन्य कीड़े भी लगते हैं। अगर कोई अन्य कीड़ा लगता है तो उसके लिए भी समुचित प्रबंधन करें
और वैज्ञानिक सलाह लें। साथ ही साथ गेहूं की फसल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जड़ क्षेत्र में नमी का बना रहना आवश्यक है। इसमें किसान भाई देख लें कि दिन में हवा ज़्यादा चलती है और इस तरह की जब फसल होती है अगर आप पानी लगा देते हैं तो उसमें जो है गिरने की संभावना रहती है। तो आप देखें कि जो आपका खेत है उसमें यदि पूरे खेत में नमी कम ना होकर उसके कुछ हिस्सों में यदि खुश्की है, बाकी खेत ठीक है, तो अपने जो ट्यूबवेल का पानी है वो शाम के समय या रात्रि में उतने हिस्से में ही हल्का सा लगाएं जिसमें नमी कम है, और फिर तीसरे चौथे दिन फिर चेक कर लें। अगर समान रूप से नमी का अभाव है तब पूरे खेत में हल्का पानी लगाएं। साथ ही साथ हवाओं की दिशा भी देख लें, और बदरी जो है, बादल जो है, यदि ऐसा लगता है कि संभावना है कि पूर्वा या पछुआ हवा चलेंगी तो 1-2 दिन इंतजार करने के बाद ही सिंचाई करें। किसान भाई ये तो जानते ही हैं कि इस समय गेहूं में दिन के समय सिंचाई करने से फसल के गिरने की संभावना अधिक रहती है और फसल गिरने से दानों का वजन कम हो जाता है और उपज कम प्राप्त होता है। इसलिए इस समय आप जब भी सिंचाई करें तो शाम या रात के समय करें और हल्की सिंचाई करें। इस समय किसान भाई गेहूं की फसल में ये भी चेक कर लें कि कहीं तो गेहूं का मामा, जिसको हम मुंडी कहते हैं, वो आपके खेतों में उसकी बाल निकल आई होगी, पहले बोए हुए में और विलम्ब से बोए बालों में भी। तो कम से कम कुछ मजदूर लगा के या स्वयं अपने खेत से इनको जड़ से उखाड़ कर अलग कर दें। साथ ही साथ यदि आप बीज उत्पादन कर रहे हैं अपने खेत से तो उसमें रोगिंग कर दें, और अन्य प्रजाति का ऊंची बाली वाला या दूसरे कलर का कोई बाली है तो उसको भी खेत से उखाड़ के अलग कर दें। और साथ ही साथ आजकल बहुत सारे खरपतवार ऐसे हैं जिनके बीज इस समय बनते हैं। आपने तो बीडीसाइड का स्प्रे किया है, मगर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो भांग के हैं, कटीले के हैं, बथुआ के हैं, आपके खेत में दिखाई दे रहे हैं। खेत पीला पड़ने लगता है, वो कभी पीले नहीं पड़ते, हरे ही रहते हैं। जब पकने की अवस्था आती है तो उस अवस्था में भी किसान भाई ऐसे खरपतवारों को अपने गेहूं की फसल से अलग कर दें। अन्यथा ये एक पौधा अगर आपने छोड़ दिया तो वो 1 लाख पौधे अगले साल उगेंगे, जिनको नष्ट करने के लिए आपको भारी पैसे खर्च करना पड़ेगा। किसान भाइयों, इस फसल का उपयोग यदि अगले वर्ष बीज उत्पादन के लिए करना है तो रोगिंग अवश्य करें, यानी कि आपकी फसल में जो भी रोगी पौधे या अन्य खरपतवारों के पौधे हों उसे निकाल दें, जिससे गेहूं के दानों में रोग के अवशेष या खरपतवारों के बीज न रह जाएं। तो इन बातों का यदि किसान भाई ध्यान रखेंगे तो वर्तमान में गेहूं की फसल से काफी अच्छी पैदावार ले सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। भिंडी की खेती अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने भिंडी की फसल लगाई है वो भिंडी की फसल में इस समय सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण किस तरह से करेंगे जिससे कि फसल की बढ़वार और उपज दोनों में कमी ना हो, इसके लिए उचित सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RL भारद्वाज। भिंडी एक बहुत ही कॉमर्शियल आर्थिक महत्व की फसल है। जहाँ तक इसके प्रबंधन की बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई की। किसी भी फसल की उचित वृद्धि और विकास में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः हमारे किसान भाई भिंडी की फसल में सिंचाई कब और किस तरह से करें, आइए जानते हैं। सिंचाई इसे कंटिन्यू और रेगुलर पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों ध्यान रखिए, इसमें सिंचाई करते समय बहुत ज्यादा हेवी सिंचाई कभी नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा यह है कि इसकी बुआई जो आप दोहरी नाली विधि जो है, दोहरी पंक्ति नाली विधि, जिसमें हम केवल नाली में सिंचाई करते हैं, वो सिंचाई विधि आप अपनाइए या फिर बूंदार सिंचाई विधि का इस्तेमाल कीजिए। इससे पानी की बचत होती है। सामान्यतया जो ग्रीष्मकालीन फसल है उसमें करीबन
5 से 6 दिन पे हमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। और जो वर्षाकालीन फसल है उसमें जब वर्षा नहीं हो रही हो तो 8 से 10 दिन के अंतर पे आप सिंचाई करें। सिंचाई के साथ में ही दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है वो आता है खरपतवार नियंत्रण। फसल की बढ़वार को बाधित करने में खरपतवार काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। अगर हमारे किसान भाई भिंडी की फसल में उचित समय पर खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं तो उन्हें फसल की उचित बढ़वार के साथ साथ आगे चलकर इससे अधिक उपज की प्राप्ति होती है। तो किसान भाई किस तरह करें इन खरपतवारों का नियंत्रण? भिंडी में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें निराई गुड़ाई ही करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने से एक तो खरपतवार नियंत्रण होता है, दूसरा इसकी जड़ों में अच्छी प्रकार से एरेशन होने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। इसलिए भिंडी की फसल में करीबन 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन पे 3 बार हल्की निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और 30 दिन और 45 दिन पे जो निराई गुड़ाई कर रहे हैं उसमें जो नाइट्रोजन की अतिरिक्त मात्रा है या जो नाइट्रोजन आपने शुरू में नहीं दी है उसकी 2 डोज वो 30 से 35 किलोग्राम की हो सकती है, आप उसमें जरूर इस्तेमाल में करें। इसके साथ साथ में इसमें कीट और रोगों की जहां तक बात है, इसमें काफी प्रकोप होता है कीटों का और बीमारियों का। सबसे पहले बात करते हैं अपन हरा तेला का या जेसिड जो लगता है। ये एक हरे रंग का हानिकारक कीट होता है जिसकी पीठ के पिछले भाग पर काले धब्बे पाए जाते हैं तथा इसकी शिशु तथा प्रोण दोनों पत्तियों तथा नर्म भागों से रस चूसते हैं। इसके फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़कर मुड़ जाती हैं और झुलसी हुई दिखाई देती हैं। तो किसान भाई कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? इसके लिए हम मिथाइल डाइमेथोइड या डाइमेथोइड जो आता है उसका इस्तेमाल करें। 1 ml दवा 1 लीटर पानी में डाल करके 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 550 से 600 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ में किसान भाइयों इसमें जो प्रमुख कीट लगता है वो है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी छोटे छोटे रंग का सफेद रंग का एक कीट होता है और ये पत्तियों का रस चूसता है। इसके साथ साथ में एक बीमारी जो वायरस से फैलती है पत्तियां मोड़ने वाली, वो ये स्थानांतरित करता है। इसके लिए आप पहचान के लिए यह है कि आप पत्तियों को थोड़ा हिला करके देखें। जैसे हिलाते समय अगर हल्की हल्की मक्खियां उठ करके तुरंत वापस बैठ जाती है, वो सफेद मक्खी है। वो निचली सतह से रस चूसने के कारण पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में डाल करके आप छिड़काव करें और करीबन 7 दिन के बाद में इसको दोहराएं। इसके साथ साथ में किसान भाइयों कई बार जब अगेती बुआई करते हैं तो इसमें चेपा की समस्या आ जाती है, एफिड या मोइला लग जाता है। ये कीट पत्तियों का रस चूसकर फसल को कमजोर कर देते हैं। तो इस कीट से किसान भाई अपनी भिंडी की फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं। इससे बचने के लिए मेलाथियान 50 सीसी की लगभग 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने से काफी हद तक इसमें निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा जो नीम आधारित कीटनाशी दवाइयां हैं, निम्बिसिडीन है या गौमूत्र और नीम की निबोली का जो अर्क है, इनको मिला करके भी हम छिड़काव करते हैं तो भिंडी में ये रस चूसने वाले कीटों को आसानी से रोका जा सकता है। इसमें लगने वाली प्रमुख जो रोग हैं उसमें पाउडरी मिल्ड्यू एक महत्वपूर्ण है जो फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है और पत्तियों के ऊपर सफेद पाउडर छा जाता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने से भिंडी की साइज छोटी हो जाती है और संख्या कम हो जाती है। इससे बचने के लिए हम कैराथियान या सल्फर डस्ट काम में ले सकते हैं और सल्फर डस्ट जो आप काम में ले रहे हैं वो स्प्रे के लिए भी काम में आता है, वेटेबल भी आती है सल्फर। अगर वेटेबल सल्फर काम में ले रहे हैं तो 2 ग्राम सल्फर 1 लीटर पानी में मिला करके इस्तेमाल लें और सल्फर डस्ट का यूज कर रहे हैं तो 25 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डस्टिंग के रूप में काम में लीजिए जिससे आसानी से इसको नियंत्रण किया जा सकता है। इसके साथ साथ में भिंडी में एक मोजेक की जो बीमारी, ये एक वायरस से फैलने वाला भिंडी का सबसे व्यापक और हानिकारक रोग है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों की शिराएं चमकीली व पीले रंग की हो जाती हैं और कुछ दिन बाद पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है तथा नई पत्तियां पीली, छोटी तथा सिकुड़कर मुड़ जाती हैं। ये सफेद मक्खी के द्वारा स्थानांतरित किए गए वायरस के कारण से होने वाली बीमारी है जिसका नियंत्रण बहुत ही कठिन होता है। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप समय पे सफेद मक्खी का नियंत्रण रखें। उसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करें या दूसरे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में खरपतवार रहित रखें खेत को। अब बहुत ज़्यादा खरपतवार होते हैं तो इन मक्खियों की ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है। और बुआई जो है आप द्विपंक्ति नाली विधि से कीजिए जिससे बीच का एरिया शुष्क रहेगा। शुष्क रहने के कारण से इन कीटों का प्रकोप कम रहेगा और
बीमारी आसानी से रोकी जा सकती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर हम भिंडी की फसल में सारे वैज्ञानिक तरीके से ये प्रबंधन करते हैं तो हमें पैदावार भी अधिक मिलेगी और फलों की गुणवत्ता में भी काफी सुधार होगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्दी की खेती मुख्य रूप से की जाती है, जिसकी इस समय खुदाई का कार्य चल रहा है। लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है कि किसान हल्दी को प्रोसेसिंग प्रक्रिया में घिसने से लेकर के उबालने तक अधिक धन खर्च करके भी अच्छी क्वालिटी की हल्दी नहीं बना पाते हैं। तो अब हल्दी की खुदाई के बाद का खर्च कम कैसे करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं एक प्रगतिशील किसान मुकेश पोदार। किसान भाइयों, हल्दी की विभिन्न किस्मों के पकने की अवधि 8 से 9 महीना तक होती है। अतः फसल तैयार होने से 30 दिन पहले पत्तियों को काट देना चाहिए। साथ ही साथ पत्तियों की कटाई से 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। उसके बाद हल्दी की खुदाई पारंपरिक तरीके से खुरपी या कुदाल की सहायता से कर सकते हैं। इस विधि से खुदाई करने पर समय और श्रम दोनों अधिक लगता है। लेकिन यदि आप हल्दी की खुदाई ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा करते हैं तो समय और श्रम की बचत होती है। ये हल्दी का जो है ना, हम लोग उबाल करते हैं। हल्दी का उबाल हम लोग पहले कढ़ाई में भर देते हैं, फिर उसको पन्नी लगा के ढक देते हैं। फिर अंदर में हम लोग 8 कुंटल माल भरते हैं और 4 ड्रम पानी देते हैं। और उसमें होता क्या है, पन्नी से ढक के बोरा से ढक देते हैं और लकड़ी लगाते लगाते उसका भाप से अपने आप वो पूरा फूल जाता है। पूरा फूलने के बाद हम लोग खुद पहचान जाते हैं जो हल्दी उबल गया। पारंपरिक तरीके से हल्दी को उबालने में अधिक समय लगता है और सभी कंदों का पकाव भी समान रूप से नहीं होता। लेकिन आप वाष्प द्वारा संयुक्त रूप से हल्दी पकाने वाले यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें कम समय लगता है तथा इन कंदों को सुखाने में 4 से 5 दिन ही लगता है। साथ ही इस प्रकार के कंदों में चमक और रंग अधिक आता है। इस यंत्र से एक दिन में 10 टन हल्दी पकाई जा सकती है। हल्दी उबालते समय इसकी परिपक्वता की पहचान के लिए हल्दी को बीच से तोड़ने पर पीला वाला भाग तार जैसा दिखाई देता है। या पकी हुई हल्दी में माचिस की तीली सुगमता पूर्वक घुस जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि हल्दी पूर्ण रूप से पक चुकी है। कंदों को सुखाने के लिए फटी पुरानी चादरों, साड़ियों अथवा जूट के बोरों का प्रयोग करना चाहिए। इससे कंद चपटे नहीं होते। कंदों को 3-4 दिन सुखाने के बाद प्रोसेसिंग करना चाहिए। सुखाने के बाद इसको करते हैं जो किसान लोग तो करते हैं क्या, नादी में लात से रगड़ करके उसको कलर बना लेते हैं, मगर उसका कलर उतना नहीं आ पाता है। हम लोग एक मशीन रखे हुए हैं जो मशीन से 25 से 30 मिनट में 4 कुंटल माल रगड़ा करके राइमर हो जाता है, जिसका कलर बहुत तेज होता है। और मार्केट में उसका जो है लात से घरा हुआ और मशीन से घरा हुआ, जिसमें 200 रुपये का डिफरेंस बिकता है, तेज बिकता है। मशीन का कीमत तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये पड़ जाता है। और इसमें 2 ब्लॉक रहता है लगा हुआ, ब्लॉक और बैरिंग। ब्लॉक बैरिंग के सहारे ड्रम को लटकाया जाता है। इसमें 22 इंची की पुल्ली एक ठो रहता है। सेकेंड पुल्ली इसका 24 इंची का रहता है, जिसके जरिए दोनों बेल्ट चलता है। और हम लोग तो 5 HP का इंजन से चला लेते हैं, कहीं कहीं 10 HP भी चलता है। इसका फाइन बेल्ट, फर्स्ट फाइन बेल्ट हम लोग देते हैं ड्रम से पुल्ली का, फर्स्ट फाइन बेल्ट देते हैं 10 फीट का। और दूसरी बड़ा इंजन से बड़ा फ्राइबिल पे डालते हैं, उसका हम लोग डालते हैं 25 फीट का पट्टा डालते हैं, जिससे ही वो नचते रहता है। ये हल्दी रगड़ने का खर्च तो लेबर से अगर किया जाए तो 1 कुंटल माल एक लेबर रगड़ेगा, जिसका चार्ज 200 रुपया है, प्लस खाना खाता है। और मशीन से तो हम 4 कुंटल माल आधे घंटे में ही रगड़ लेते हैं, जिसका चार्ज हमको पड़ता है 4 कुंटल का मात्र 200 से 300 रुपया। अच्छे बाजार भाव के लिए कंदों पर पॉलिश करना जरूरी होता है।
इसके लिए पॉलिशिंग मशीन का प्रयोग करना चाहिए। पॉलिश करते समय अंतिम 5 मिनट पहले 1 क्विंटल हल्दी में 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर मिला देने से उसका रंग अधिक गहरा हो जाता है। कोई भी आदमी इस हल्दी को रगड़वाते हैं तो फिलहाल उसको बहुत दिन रहना पड़ता है। हमको तो आधे घंटे में ही सारा काम हो जाता है। भर दिन का काम आधा घंटा में कर लेते हैं। समय की बचत होता है और रुपये का बचत आधा से बेसी हो जाता है। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छोटे और बड़े कंदों को अलग अलग छांटकर जूट के बोरों में भर देना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवगांव, जिला देवरिया के कृषक आलेख शर्मा ने। यह फल बागों में अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करने पर जानकारी चाहते हैं। तो आलेख शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हमारे बीच चर्चा का विषय है अंतरसस्यन। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अंतरसस्यन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि फल उद्यान जब लगाए जाते हैं तो शुरुआती जो 1 से 2 वर्ष रहते हैं उस समय हम जो है फल उत्पादन नहीं लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई को एक आय का साधन नहीं होता है। और दूसरी बात एक और कि 2 वर्ष के बाद यदि हम फल लेना चालू भी करते हैं 2 से लेकर तीसरे वर्ष तक उससे इतना अधिक उत्पादन नहीं होता है जिससे कि किसान भाई को बहुत अधिक आवक हो सके। तब ऐसी स्थिति में जो फल उद्यान होते हैं जैसे कि अमरूद है, नींबू है, संतरा है, अनार है, इनके बीच जो खाली जगह पड़ी होती है उस खाली पड़ी जगह का हम उपयोग कर सकते हैं। उसमें अन्य क्रॉपों को हम लगा सकते हैं, अन्य फसलों को हम लगा सकते हैं जो कि किसान भाई के एक आय का बहुत अच्छा साधन हो सकती है। किसान भाइयों, यदि आपने अपने खेतों में नए फलदार पौधे लगाए हैं तो उन पौधों के बीच में जो खाली जमीन रहती है उसमें आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं तथा इन फसलों का चुनाव करते समय किस तरह की सावधानियां रखनी हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन फसलों का चुनाव किया जाए जिससे कि हमें अतिरिक्त आय प्राप्त हो। तो फसलों के रूप में हम लोग सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों के रूप में भिंडी, बैगन, मिर्च, टमाटर, साथ ही साथ कुछ मसाले वाली फसलें जैसे कि अदरक तो आप लोग जो ले सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें हल्दी भी लगा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं दलहन वर्ग की फसलों की एवं तिलहन वर्ग की फसलों की तो दलहन एवं तिलहन वर्ग की फसलों में हम लोग सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम चाहें तो रबी के मौसम में गेहूं का उत्पादन भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन सावधानियों को रखा जाए क्रॉप इंटरक्रॉपिंग करते समय या अंतरसस्यन करते समय। तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो फसल आप अंतरसस्यन के रूप में ले रहे हैं वह फसल मुख्य फसल जो हमारी बगीचे में खड़ी है उसके साथ किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए। चाहे वह प्रतियोगिता जगह को लेकर हो, उर्वरक को लेकर हो, प्रकाश को लेकर हो, हवा को लेकर हो या अन्य किसी प्रकार की सिंचाई को लेकर हो। ऐसी फसलों का चुनाव करें जो कि किसी प्रकार की प्रतियोगिता ना करें। दूसरी बात, ऐसी फसलों का चुनाव करें जो कि किसी प्रकार के रोग एवं कीटग्राहिता को न दर्शाती हो। अगर सहायक फसल में रोग एवं कीट लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मुख्य फसल में भी लगेंगे और हमारी मुख्य फसल को खराब करेंगे। दूसरी बात, ऐसी फसलों का चुनाव बिल्कुल ना करें जो कि मृदा उर्वरता को थोड़ा सा कम करती हैं या ख़त्म करती हैं। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे मक्का, ज्वार, बाजरा। इन फसलों को हम एग्जॉस्टिव क्रॉप वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। मतलब ये फसलें मृदा उर्वरता को एकाएक कम कर देती हैं जिससे कि मुख्य फसल के उत्पादन पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ों का भी मतलब विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत अधिक सिंचाई चाहने वाली या बहुत अधिक स्पेस या जगह चाहने वाली फसलों का आप चुनाव न करें, या जो फसलें हाइट में बहुत अधिक ऊंची चली जाती हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का आदि का चुनाव न करें। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप इस जो है इंटरक्रॉपिंग के लिए आप जो है सर्द ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, तीनों ऋतुओं में आप किसी प्रकार की फसल लगा सकते हैं। फसल की जो है वो ड्यूरेशन, जिसे अपन अवधि कहते हैं, वो अवधि बहुत कम होना चाहिए, जल्दी पक्का जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। अभी आपने बागों के अंदर लगाई जाने वाली फसलों के बारे में जाना, आइए अब जानते हैं कि इन फसलों को फलदार पौधों के बीच में किस तरह से लगाना है तथा खड़ी फसलों में सिंचाई और अन्य प्रबंधनों को कैसे करना है।
फसलों की बुआई के तरीके कई प्रकार के हो सकते हैं किसान भाइयों। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप फसलों को कूड़ में भी लगा सकते हैं, जैसे कि आलू को आप चाहें तो कूड़ में लगा सकते हैं, और मिर्च को आप कूड़ में लगा सकते हैं, बैगन को आप कूड़ में लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इन फसलों को एक चौड़ी क्यारी बनाकर भी आप जो है वो 2 मुख्य फसल के कतारों के बीच में लगा सकते हैं, जिसकी सिंचाई करना बहुत आसान है। अब किसान भाइयों हम देखेंगे कि जो इंटरक्रॉपिंग जो की जाती है, तो शुरुआती अवस्था में यदि किसान भाई उसको करते हैं तो हम देखेंगे कि उस फसलों को मुख्य पौधे से 1 मीटर की दूरी पर दोनों कतारों के बीच में आप अच्छे से लगाएं। यदि आप उसमें हल्की जुताई करके पौधों को लगाते हैं तो उससे जो होता है कि जो जड़ें होती हैं पौधों की, उनकी हल्की कटाई छटाई हो जाती है, जिससे जो भोजन पौधों का जड़ों की ओर जाता है वो भोजन जड़ों की ओर न जाते हुए ऊपर की ओर शाखा की ओर डाइवर्स होता है, जिससे कि पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छा विकास होता है, जिससे आपको अधिक उत्पादन मिलता है। दूसरी बात एक और हम सावधानी रखेंगे कि जब भी हम इंटरक्रॉपिंग लगाएंगे या अंतर सस्यन का उपयोग करेंगे तो अंतर सस्यन के दौरान जो फसल आपने लगाई है उस फसल को आप अतिरिक्त रूप से जो उसकी रिकमेंडेशन जो की गई है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं अन्य उर्वरकों की, वो उसको अतिरिक्त रूप से आप दें, न कि मुख्य फसल के साथ आप उसको जोड़ें। दूसरी बात, उसकी जो सिंचाई की अनुशंसा की गई है वे भी आप उसमें दें। यदि ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल इंटरक्रॉपिंग के रूप में किया जाए सब्जी वाली फसलों में तो इससे आपको जो है अधिक से अधिक उत्पादन तो मिलेगा, साथ ही साथ 90% पानी का सदुपयोग भी होगा, और जो आपकी फ्लड विधि जो होती है, जिसे हम कहते हैं बाढ़ विधि, क्यारी विधियां जो होती हैं, इन विधियों की अपेक्षा 50 से लेकर 60% तक आप जो है पानी की बचत कर सकते हैं। किसान भाइयों हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि इससे हमें कुछ लाभ होते हैं। लाभ जैसे कि हम बात करते हैं कि किसान को प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक आय तो प्राप्त होती ही होती है, साथ ही साथ फसल प्रबंधन में भी बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इंटरक्रॉपिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम इंटरक्रॉपिंग लेते हैं तो इंटरक्रॉपिंग जो है अपने जो फील्ड है या जो क्षेत्र है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाती है, साथ ही साथ जो मृदा ह्रास होता है, चाहे वो हवा के द्वारा हो या सिंचाई के मतलब पानी के द्वारा हो, उसको भी रोकती है। दूसरी बात, प्रति इकाई क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ने की एसआरआई विधि से नर्सरी तैयारी पर जानकारी। मेंथा की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले जरूरी कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।